हेलो एवरीवन। अपन पढ़ रहे हैं साइटोस्केलेटन और साइटोस्केलेटन के अंदर अपन ने बात कर ली है माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स और उसके साथ ही साथ जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो कौन से मोनोमर्स से बने होते हैं। वैसे तो बेसिक अपन ने आइडिया ले लिया था पीछे की क्लास के अंदर कि माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो डायमर होता है उससे बनते हैं। इसके अलावा अपन और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अल्फा ट्यूबुलिन, एक होते हैं बीटा ट्यूबुलिन, एक होते हैं गामा ट्यूबुलिन। इनमें से जो अल्फा ट्यूबुलिन है वो बीटा ट्यूबुलिन के साथ में एक डायमर बनाता है, अल्फा बीटा। ठीक है, ऐसे अल्फा बीटा। और गामा ट्यूबुलिन है, उसका काम अलग है। गामा ट्यूबुलिन क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल को बनाने में स्टार्टिंग में इनिशियल न्यूक्लिएशन का काम करता है। माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन में रोल प्ले करता है, माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन। साथ ही साथ ये माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली में भी काम करता है, माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली उसमें भी काम करता है। और जो अल्फा बीटा का डायमर बना, ये डायमर यूनिट होता है ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये यूनिट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है। फिर और चीजें बताता हूं आपको। अल्फा ट्यूबुलिन के साथ में जीटीपी जुड़ा होता है और बीटा के साथ में भी जीटीपी जुड़ सकता है, मतलब जुड़ता है, दोनों के साथ में जीटीपी जुड़ता है। परंतु एक चीज ध्यान रखनी है, अल्फा सब यूनिट वाला जो जीटीपी होता है वो कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होता, ये कभी भी जीडीपी नहीं बनता, नेवर हाइड्रोलाइज, कभी नहीं। जबकि बीटा वाला जो जीडीपी है ये हाइड्रोलाइजेबल होता है, हाइड्रोलाइजेबल होता है ये, और ये जीडीपी बन जाता है, फिर जीटीपी, फिर जीडीपी, ऐसे चलता रहता है। तो ये हो गया अपने पास में अल्फा बीटा डायमर के बारे में। और गामा ट्यूबुलिन का रोल क्या है मैंने आपको वो थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। अब आप इस अल्फा बीटा जो इसका डायमर है उसको ऐसे समझने की कोशिश करो, और जो इसमें एक फिलामेंट बना है मैं आपको समझा देता हूं। देखो, ये है अल्फा ट्यूबुलिन, ये है बीटा ट्यूबुलिन, दोनों जुड़ जाते हैं तो उसे डायमर कहते हैं। दोनों के पास में जीटीपी बाइंडिंग साइट होती है, और अल्फा का जीटीपी कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होता है, वो हमेशा जीटीपी ही रहता है। बीटा का जो जीटीपी है वो टाइम के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाइड्रोलाइज हो सकता है, एक चीज। दूसरी चीज, जब फिलामेंट बनने की बात आती है तो फिलामेंट की शुरुआत हमेशा इस प्रकार से होगी कि एक डायमर, फिर उसके बाद में दूसरा डायमर, फिर उसके बाद में तीसरा डायमर, ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं। जो बीटा होगा उसके साथ में जीटीपी लगा होगा
तो उस एंड को बोलते हैं पॉजिटिव एंड, या इसी को कहते हैं बीटा एंड। तो जो बीटा एंड होता है वो पॉजिटिव एंड होता है। जो सबसे पीछे वाला बीटा होगा उसके पास जीडीपी लगा होगा क्योंकि हाइड्रोलाइज हो चुका है। अल्फा का जीटीपी तो हाइड्रोलाइज होता नहीं, वो तो सदैव जीटीपी रहेगा। और इस एंड को हम बोलते हैं नेगेटिव एंड, माइनस एंड, या इसका नाम होता है अल्फा एंड। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब जो बीटा के साथ में जीटीपी लगा होता है, इस बीटा और जीटीपी को कैप कहते हैं। यहां पे इसको बोलते हैं कैप, बीटा जीटीपी कैप होती है। फिर उसके बाद में जो अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा का डायमीटर है, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, इसको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। ये है एक प्रोटोफिलामेंट, इसका नाम है प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, प्रोटोफिलामेंट हो गया। फिर इसके जैसे 13 प्रोटोफिलामेंट जब जुड़ते हैं, ये तो सिंगल प्रोटोफिलामेंट हो गया। जब 13 प्रोटोफिलामेंट्स जुड़ते हैं तो बनता है एक माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल, तो आपको ये ध्यान रखना है छोटा सा इसके बारे में, माइक्रोट्यूब्यूल। फिर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझ लेते हैं। जो इधर वाला एंड है इसे बीटा ट्यूबुलिन एंड या पॉजिटिव एंड कहते हैं क्योंकि यहां से आगे पॉलीमराइजेशन चलता है। और जो पीछे वाला एंड है उसे अल्फा ट्यूबुलिन एंड या इसे नेगेटिव एंड, माइनस एंड भी कहते हैं क्योंकि डीपॉलीमराइजेशन चलता है। ये एक प्रोटोफिलामेंट है और इसके जैसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स एक साथ होते हैं तो वो एक माइक्रोट्यूब्यूल बन जाता है। अब है ना, अपने पास में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। कैसे, देखो, सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिनके अंदर सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट रहता है, एक ही माइक्रोट्यूब्यूल। कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है जैसे सीलिया हो गई, फ्लैजिला हो गई, उसमें डबलेट पाए जाते हैं। और कुछ स्ट्रक्चर जैसे बेसल बॉडी, सेंट्रियोल्स ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिपलेट पाए जाते हैं। पर आप एक बार ध्यान से देखिए, जो सिंगलेट है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिलामेंट है। चलो ठीक है। डबलेट वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 फिलामेंट प्रोटोफिलामेंट है। लेकिन जो बी वाला माइक्रोट्यूब्यूल है, बी भी माइक्रोट्यूब्यूल है, इस बी वाले माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर खाली 10 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। और जो ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्रिपलेट कहां पाए जाएंगे? बेसल बॉडी के अंदर और सेंट्रियोल में पाए जाएंगे। इन ट्रिपलेट्स के अंदर जो ए होगा उस ए के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं, ए में तो 13, और इन दो के अंदर बी एंड सी के अंदर पाए जाते हैं 10 और 10 माइक्रोफिलामेंट्स, सॉरी प्रोटोफिलामेंट्स। तो ये एक खास बात ध्यान रखनी है आपको कि जहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो डबलेट पाया जाता है, उस डबलेट में जो ए प्रोटोफिलामेंट होता है उसमें 13 होते हैं और जो बी होता है उसके अंदर 10 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। अब इस सिंगलेट के बारे में बात करें अपन, देखो सिंगलेट के अंदर क्या सीन है। इन केस ऑफ सिंगलेट स्ट्रक्चर, ये मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है, ये मोस्ट कॉमन है, ये प्रेजेंट होता है साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल के अंदर।
फिर ये जो सीलिया फ्लैजिला है उनके अंदर प्रेजेंट होगा ये डबलेट, और डबलेट के अंदर जो ए है उसके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट्स है, और जो बी है उसके अंदर 10 प्रोटोफिलामेंट्स हैं। जो ए बी सी है उनमें ए जो होगा उसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे, और जो बी एंड सी माइक्रोट्यूब्यूल है उनके अंदर 10 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे, 10 प्रोटोफिलामेंट्स ईच इन ईच। ये देखो आप एक बार लिख लीजिए। एक इसमें इंटरेस्टिंग केस बताता हूं, जो निमेटोड्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, उन निमेटोड्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स के अंदर एक माइक्रोट्यूब्यूल में 11 से लेके 15 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। तो ये एक और चीज ध्यान रखनी है, यहां पर पाए जा सकते हैं। अब आपको बताता हूं मैं एक और चीज, माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे बनते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। देखो, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, ये क्या है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स एक्चुअली वो जगह है, वो स्ट्रक्चर्स है जिनसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने के लिए हमने कई सारे नाम सुन रखे हैं। जैसे हमने ये सुन रखा है कि जो सीलिया फ्लैजिला होती है उनमें बेसल बॉडी से माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं। हमने ये सुन रखा है जब सेल जाती है माइटोसिस फेज के अंदर तो स्पिंडल पोल्स होते हैं, उनसे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही अलग अलग नाम है, सॉरी इसके जो एमटीओसी है उसी के अलग अलग नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेल है और ये सेल इंटरफेज में है, इंटरफेज। जब ये सेल इंटरफेज में होती है तो इसे अपने अंदर नेटवर्क चाहिए होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो जो सेंट्रोसोम होते हैं उनसे माइक्रोट्यूब्यूल बनती है। तो सेंट्रोसोम क्या हो गए, सेंट्रोसोम ही माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेल है जो मेटाफेज के अंदर है, मेटाफेज। तो मेटाफेज के अंदर ये जो सेंट्रोसोम है उसको अपन स्पिंडल पोल बोलेंगे, और ये एक तरीके का माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर हो गया। मतलब जो स्पिंडल पोल है वही एमटीओसी है। जैसे एक सीलिया या फ्लैजिला होती है, ये सीलिया या फ्लैजिला है, तो इसके अंदर जो बेसल बॉडी है वो एक टाइप का माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है। तो कुल मिला के माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनवाती है। कभी कभी हम इसको सेंट्रियोल सेंट्रोसोम बोल देते हैं, कभी इसको स्पिंडल पोल बोल देते हैं, कभी इसको बेसल बॉडी बोल देते हैं। फिर एक और चीज, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या होता है, जो नेगेटिव एंड है, माइनस एंड, ये माइनस एंड एम्बेडेड रहता है इन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के अंदर, और जो पॉजिटिव एंड है इट इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम
माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, इससे दूर होता है। तो कुल मिलाकर के ये एक छोटी सी चीज अपने को और ध्यान में रखनी है। फिर और चीज की बात करते हैं अपन, इनकी असेंबली किस तरीके से होती है, देखो सब समझा देता हूं मैं। असेंबली ऑफ अल्फा बीटा डायमर, अल्फा बीटा डायमर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है ऑग्मिन कॉम्प्लेक्स। ऑग्मिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जैसे मैं समझा रहा हूं पहले वैसे समझ लो, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये ऑग्मिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के अंदर 8 सब यूनिट होती है, सब यूनिट्स, ठीक। ये ऑग्मिन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये बाइंड करता है प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल के साथ में, बाइंड्स विथ प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल, पहले से एग्जिस्ट। जब ये पहले से एग्जिस्ट माइक्रोट्यूब्यूल के साथ में जुड़ता है तो फिर ये कॉल करता है, ये रिक्रूट करता है, रिक्रूट गामा ट्यूब्यूलिन रिंग कॉम्प्लेक्स को, रिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं गामा TURC, गामा टर्क। और ये गामा टर्क है या ये गामा ट्यूब्यूलिन है, वो करती है न्यूक्लिएशन, ये न्यूक्लिएशन स्टार्ट करती है। तो अब आप इसको आराम से समझ सकते हो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ऑग्मिन कॉम्प्लेक्स, ये पीछे से घूम के आया हुआ है ऐसे ब्राउन कलर वाला ना, ये ऑग्मिन कॉम्प्लेक्स है, ये ऑग्मिन कॉम्प्लेक्स। ऑग्मिन कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, बहुत सारे गामा ट्यूबुलिन जोड़े। जब आप इनको ऊपर से देखोगे तो आपको गामा ट्यूबुलिन एक ऐसी स्ट्रक्चर में दिखाई देगा, ये है गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। गामा से अल्फा बीटा जुड़ सकते हैं, तो गामा जो है वो क्या कर रही है, न्यूक्लिएशन करा रही है, ये स्टार्ट कराती है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनना चालू हो जाए। ये देखो, जब हम सेल के अंदर नॉर्मली सेंट्रियोल को देखते हैं तो अपने को पता है कि 2 सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते, एक सेंट्रियोल इस तरीके से प्रेजेंट है तो दूसरा सेंट्रियोल इस तरीके से प्रेजेंट है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। इनके चारों तरफ कोई भी टाइप की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स नहीं है, तो इनके चारों तरफ प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, मतलब प्रोटीन है। इनके चारों तरफ जो प्रोटीन है उसे कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल के अंदर आपको ये छोटे छोटे गामा ट्यूबुलिन के रिंग कॉम्प्लेक्स दिखाई दे जाएंगे, गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक। और ये जो गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स है, इनसे अल्फा बीटा और जुड़ेंगे तो प्रोटोफिलामेंट्स बनेंगे, और प्रोटोफिलामेंट्स से बाद में माइक्रोट्यूब्यूल बनेंगे। जितने चाहिए जिस स्ट्रक्चर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इनकी असेंबली हो जाती है। जैसे कि मान लो बेसल बॉडी के हिसाब से सीलिया फ्लैजिला में बात करें तो वहां पर डबलेट होते हैं, सेंट्रियोल बेसल बॉडी के अंदर ट्रिपलेट होते हैं, नॉर्मल जो है उसमें सिंगलेट होते हैं। तो ये तो सिंगलेट बने हुए हैं। एक आपको बताता हूं इनका डायनेमिक्स के बारे में कि एक माइक्रोट्यूब्यूल का जो फिलामेंट है
वो टेम्परेचर के साथ में कैसे बिहेव करता है। तो अपन बात करते हैं डायनेमिक्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। और इसमें आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ एक। अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करते हो तो माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलीमराइजेशन होता है। माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलीमराइजेशन। और यदि आप 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करते हो तो माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमेराइजेशन होता है। तो ये हुआ अपने पास में सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका टेम्परेचर के साथ। एक और चीज बताता हूं मैं आपको। देखो, टाइम के साथ में सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली और डीअसेंबली चलती रहती है। अगर मैं एक तरफ लेंथ की बात करूं, माइक्रोट्यूब्यूल लेंथ, और एक तरफ टाइम के साथ में अगर बात करूं मैं, जब हम अल्फा बीटा डायमर को क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ऊपर रखते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल की लेंथ अचानक से बढ़ जाती है। ठीक है, एक पॉइंट तक लेंथ बढ़ेगी और उसके बाद में लेंथ डिक्रीज हो जाती है डीपॉलीमराइजेशन की वजह से, डीअसेंबली की वजह से। फिर वापस से जरूरत के अनुसार ये लेंथ बढ़ती है और वापस से लेंथ कम हो जाती है। आप ये मान के चलिए कि टाइम के साथ ऐसा चलता ही रहेगा, कभी लेंथ बढ़ रही है कभी कम हो रही है, ऐसा होता रहेगा। सो होता क्या है कि जब कभी भी ग्राफ ऊपर जाता है तो ग्राफ के इस पार्ट को या इस ग्राफ को कहते हैं रेस्क्यू। और जब ग्राफ नीचे आता है तो इसे बोलते हैं कैटास्ट्रोफ। रेस्क्यू एंड कैटास्ट्रोफ। कभी ग्राफ ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, दैट इज द रेस्क्यू एंड कैटास्ट्रोफ ग्राफ। देखो ये आपको आराम से यहां समझ में आ जाएगा। जिस पॉइंट से ग्राफ नीचे जाना चालू हो जाए, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल की डीअसेंबली हो रही है तो ग्राफ नीचे आएगा, और जब ऊपर जाना चालू हो जाए तो असेंबली हो रही है। जिस पॉइंट से ऊपर जाता है उसे रेस्क्यू पॉइंट कहते हैं और जिससे नीचे आता है उसको कैटास्ट्रोफ पॉइंट कहते हैं अपन। तो ये अपने को इतना सा ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट कुछ ड्रग्स की बात करते हैं, कुछ टॉक्सिन्स की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इन केस ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स जो एक्टिन प्रोटीन होता है उसके लिए कुछ ड्रग्स हैं, जैसे साइटोकैलेसिन बी है, लेट्रनकुलिन है, जेसप्लेकेनोलिड है, और ये इस तरह फिलोइडीन है, ये सारी की सारी। वैसे ही यहां पर भी अलग अलग टाइप के टॉक्सिन्स या ड्रग्स होते हैं जो या तो पॉलीमराइजेशन को रोकेंगे या जो फाइबर बन गया है उसे स्टेबलाइज करके डीपॉलीमराइजेशन को रोकेंगे। तो किस तरीके से कौन से इंपॉर्टेंटली काम आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये ड्रग्स है वो ट्रीटमेंट में भी काम आते हैं। जैसे किसी को कैंसर हो जाए तो उसकी सेल जल्दी जल्दी डिवाइड करेगी, उसको फिर ऐसा ड्रग दिया जाता है ताकि उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल ना बने, सो दैट स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे। स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो सेल डिवीजन नहीं होगा। यही तो हम चाह रहे थे कि सेल डिवीजन ना हो उसके अंदर, है ना। तो ऐसे चलता रहता है। अपन बात करते हैं, जैसे एक ड्रग है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन कॉल्चिसिन है वो आती है, मिलती है फ्रॉम मिडोसेफ्रोन। ठीक,
अब इस ड्रग का काम क्या है? ये ड्रग क्या करती है? ट्यूबुलिन डायमर्स से बाइंड करती है, बाइंड्स ट्यूबुलिन डायमर। अब सोचो यदि ये ट्यूबुलिन डायमर के साथ में बाइंड करेगी तो ट्यूबुलिन डायमर आपस में कैसे बाइंड करेंगे? तो ये क्या करती है? इनहिबिट पॉलीमराइजेशन। बस इतना सा याद रखना है आपको। दूसरा देखो, दूसरी एक और ड्रग होती है पोडोफिलोटॉक्सिन। ये जूनिपर प्लांट से मिलती है और ये क्या करती है? ये भी सेम एज कॉल्चिसिन। सेम टू सेम काम है, ये ट्यूबुलिन डायमर के साथ में बाइंड करती है। एक और ड्रग है नोकाडोजोल, नोकोडाजोल है, नोकोडाजोल। नोकोडाजोल है, ये सिंथेटिक ड्रग है। और ये ड्रग भी काम करती है सेम एज कॉल्चिसिन। तो ये भी कॉल्चिसिन की तरह ही काम करती है। इतना तो हो गया। अब और दूसरी बात करते हैं। एक ड्रग आती है टैक्सोल। टैक्सोल मिलती है फ्रॉम टेक्सास बटाटा प्लांट है जिसको बोलते हैं यू ट्री, फ्रॉम यू ट्री। ये क्या करती है? ये माइक्रोट्यूब्यूल के बंडल से बाइंड करती है। बाइंड्स माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट से बाइंड करेगी और उसको स्टेबलाइज करेगी। स्टेबलाइज इट। स्टेबलाइज करने का मतलब ये इनहिबिट कर रही है डीपॉलीमराइजेशन को। तो बस ये ड्रग इस तरीके से काम कर रही है। जैसे जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं सेल के अंदर, इस तरीके से इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर टैक्सोल है, वो ऐसे जुड़ जाती है। ये टैक्सोल है और अगर ये जुड़ गई तो ये स्पिंडल फाइबर्स है वो शॉर्टन नहीं हो पाएंगे, और जब तक ये शॉर्टन नहीं होंगे तब तक सेल डिवाइड नहीं करेगी। तो ये भी एक एंटी कैंसरस ड्रग होती है। चलिए आगे बात करते हैं, रेगुलेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स। अब आपके सामने ये जो प्रोटीन्स दिखाई दे रहे हैं मैं आपको आराम से एक एक करके बता देता हूं। जैसे मैं बता रहा हूं आप वैसे के वैसे समझने की कोशिश करना। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो फिलामेंट के लेटरल साइड में बाइंड करते हैं। ऐसे प्रोटीन्स को बोलते हैं लेटरल बाइंडिंग प्रोटीन्स। मैं बाद में बता दूंगा एकदम से अच्छे से इसमें, अभी आप यहां समझो। ये कोई एक माइक्रोफिलामेंट है, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट है। इस माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट के साइड में एक प्रोटीन जुड़ा हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन 2, और एक प्रोटीन है टाउ प्रोटीन। आप एक बार ये देख लो कि ये कहां जुड़े हुए हैं, साइड में, लेटरल साइड में जुड़े हैं। ये लेटरल बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। अब लेटरल बाइंडिंग प्रोटीन्स बहुत सारे होते हैं,
कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो एंड्स पे बाइंड करते हैं, पॉजिटिव एंड के ऊपर, वो बाद में बताऊंगा मैं, टर्मिनल बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। तो पहले आप ये देखो कि कोई माइक्रोट्यूब्यूल है, उसके साइड में कोई प्रोटीन बाइंड कर रहा है, वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, कोई कम भी करता है। तो जो कम करेगा उसको भी देखेंगे, जो बढ़ाएगा उसको भी देखेंगे। सो ऐसे समझिए। लेटरल बाइंडिंग प्रोटीन्स, डायग्राम देख ही लिया, उस डायग्राम को दिमाग में रखते हुए आगे का क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप। देखो, लेटरल बाइंडिंग प्रोटीन्स ये होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, इनको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, इन्हें बोलते हैं मैप्स। ठीक, ये जो मैप्स होते हैं, ऑल मैप्स बिलोंग टू एक फैमिली होती है प्रोटीन्स की, उसे बोलते हैं टाउ फैमिली। ऑल मैप्स बिलोंग टू टाउ फैमिली। तो इसका मतलब हमें एक फैमिली के बारे में बात करनी है, टाउ फैमिली जिसका नाम है उसके बारे में। ये जो टाउ फैमिली है, इसके कुछ मेंबर्स की स्टडी करते हैं। एक मेंबर तो है ये खुद टाउ, जो भी पीछे देखा अपन ने। उसके अलावा एक मेंबर है मैप 2, और एक मेंबर है वो है मैप 4। तो ये मैप 2, मैप 4, ये और एक टाउ, ये 3 मेंबर्स के बारे में अपन बात करेंगे। नाउ जो टाउ है ये प्रेजेंट होता है न्यूरॉन्स के अंदर। मैप 2 है, ये भी प्रेजेंट होता है न्यूरॉन्स के अंदर, इन न्यूरॉन्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इन न्यूरॉन्स। और मैप 2 है वो भी प्रेजेंट होता है इन न्यूरॉन्स। मैप 4 है वो अदर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, दूसरे सेल्स है उनके अंदर मैप 4 प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन्स के अंदर एब्सेंट होता है, ये भी लिख लीजिए, एब्सेंट इन न्यूरॉन्स। ठीक, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। नाउ जो टाउ प्रोटीन है वो स्टेबलाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल को, माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबलाइज करने का काम करेगा ये। फिर उसके बाद में ये जो मैप 2 है, इसका काम भी स्टेबलाइजेशन का है, और इसका काम भी स्टेबलाइजेशन का है। और एक चीज बताता हूं, जैसे सपोज करो कि ये कोई न्यूरॉन सेल है, ठीक, ऐसे मान लो एक बार के लिए, तो एक सेल बॉडी हो गई, ये एक्सोन हो गया, ये वाला पार्ट है ये तो एक्सोन हो गया, और ये डेंड्राइट्स हो गए। ठीक, अब काम की बात ये है कि जो टाउ प्रोटीन है, वो टाउ प्रोटीन डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होता है, एक्सोन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मैप 2 है वो एक्सोन के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन डेंड्राइट्स के अंदर मैप 2 एब्सेंट है।
MAP2 एब्सेंट होता है। और MAP4 तो पता ही आपको, वो तो होता ही नहीं है इसके अंदर, MAP4 तो यहाँ पे प्रेजेंट होता भी नहीं है। फिर उसके बाद में आपको कुछ काइनेज के बारे में बता देता हूं। देखो कुछ काइनेज होते हैं, इन काइनेज का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल एफिनिटी रेगुलेटिंग काइनेज। रेगुलेटिंग काइनेज, इसे शॉर्ट में कहते हैं MARK या PAR1 काइनेज है ये काइनेज क्या करता है, ये फॉस्फेट ऐड करता है मैप्स के ऊपर। जो मैप्स होते हैं उनके ऊपर फॉस्फेट ऐड करता है। क्यों? क्योंकि ये काइनेज है, इसका तो काम है फॉस्फेट को ऐड करना। जब ये मैप्स फॉस्फोराइलेटेड हो जाते हैं तब ये इनएक्टिव हो जाते हैं, तब ये इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में इनके एक्टिव इनएक्टिव का एक तरीका। इसमें भी एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, यहां लिख देता हूं मैं, कि जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज MAP4 का फॉस्फोराइलेशन कर सकते हैं। MAP4 का फॉस्फोराइलेशन कौन करेगा? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ये जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट बात बताता हूं टाउ फैक्टर के बारे में। ये जो टाउ प्रोटीन्स होता है, ये ऐसे इंसानों के ब्रेन में ज्यादा पाया जाता है जिनको अल्जाइमर डिजीज होती है। तो अल्जाइमर डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है ये टाउ फैक्टर, बस ये चीज है। तो ये तो हो गया अपने पास में लेटरल बाइंडिंग प्रोटीन। अब बताता हूं आपको टिप बाइंडिंग प्रोटीन। आराम से जैसे मैं बताऊं वैसे सुनते जाओ। टिप बाइंडिंग प्रोटीन्स, पहले तो नाम से समझ में आ ही गया कि ये टिप के साथ बाइंड होते हैं, तो दे आर टिप बाइंडिंग प्रोटीन, है ना। अब जो टिप बाइंडिंग प्रोटीन्स है, इनको कहते हैं प्लस टिप्स, क्योंकि माइनस एंड है वो तो उस माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के अंदर धंसा हुआ रहता है, तो प्लस एंड है वही तो फ्री होगा। ऐसे ही एक टिप प्रोटीन का नाम है EB1। EB1 का मतलब होता है एंड बाइंडिंग प्रोटीन 1, एंड बाइंडिंग 1, इसका नाम है एंड बाइंडिंग 1। ये प्रोटीन क्या करता है? ये प्रोटीन दोनों तरीके से बाइंड करता है। दोनों तरीके से मतलब देखो, ये प्रोटीन है ना, ये है EB1, ये प्रोटीन जुड़ा हुआ है विथ GTP बीटा ट्यूबुलिन। इसमें आपको जो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं ये GTP वाले हैं, ये समझ लो आप, ये GTP वाले हैं। तो EB1 क्या कर रहा है? विथ GTP बीटा ट्यूबुलिन के साथ में बाइंड हो रहा है, और ये ऐसा करेगा तो स्टेबलाइज कर देगा इसको। अभी मैं आगे लिखवा दूंगा ये सारी चीज। लेकिन दूसरा देखो, ये भी एक तरीके का EB1 है, लेकिन ये बाइंड हो रखा है विथ GDP बीटा ट्यूबुलिन के साथ में। ये GDP, ये देखो नीचे वाले जो ये ग्रीन हो गया ना, ग्रीन का मतलब यहां GDP जुड़ा हुआ है। तो एंड बाइंडिंग 1 GDP वाले बीटा से भी जुड़ता है और GTP वाले बीटा से भी जुड़ता है। कुछ ऐसे भी EB1 होते हैं जो अदर प्रोटीन को, ये है अदर प्रोटीन, अपने ऊपर जोड़ते हैं।
और ये है प्लस टिप प्रोटीन। इस फिनोमिनन को कहते हैं हिचकिंग। हिचकिंग ऑन EB1 का मतलब हो गया उसके ऊपर आके जुड़ना, EB1 के ऊपर आके जुड़ना। तो ये ऐसे जुड़ जाते हैं। अब और बताता हूं आपको, देखो मैं, ये तो डिस्टेबलाइजिंग वाले हैं, कुछ और प्रोटीन्स के नाम रह गए हैं, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं, काम के हैं ये। अब इसके बाद में दूसरे और प्रोटीन से एक बार उनका भी समझना पड़ेगा। देखो, एक प्रोटीन है जिसका नाम है XMAP 215। ये एक टाइप का प्लस टिप प्रोटीन है, ठीक है। इस प्रोटीन के पास में एक डोमेन होता है, इसे कहते हैं टॉग डोमेन। इट हैज TOG डोमेन। ये टॉग डोमेन है। अब जो ये टॉग डोमेन वाला प्रोटीन है, ये बाइंड करता है विथ फ्री अल्फा बीटा डायमर, बाइंड विथ फ्री अल्फा बीटा डायमर, और इसके साथ साथ ये एनहांस करता है माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली को। एनहांस माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली को एनहांस करता है। फिर XMAP के बाद एक और प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है क्लेप्स प्रोटीन। क्लेप्स, इसके पास में है टैग रिलेटेड डोमेन। इट हैज टॉग रिलेटेड डोमेन। इसके जैसा डोमेन है, टॉग के जैसा डोमेन है इसके पास में। फिर उसके बाद में ये बाइंड करते हैं विथ कर्व्ड ग्रोइंग एंड। और ये कॉज करते हैं कैटास्ट्रोफ, यानी डी असेंबली को कॉज करते हैं ये डी असेंबली को कॉज करेंगे। फिर उसके बाद में अदर एंड बाइंडिंग प्रोटीन्स देखो। अदर एंड बाइंडिंग प्रोटीन्स के अंदर एक तो आता है काइनेसिन 13। काइनेसिन 13 है, वो बाइंड करेगा GDP बीटा ट्यूबुलिन के साथ में। ये बाइंड करता है विथ GDP बीटा ट्यूबुलिन। और जब ये GDP बीटा ट्यूबुलिन के साथ में बाइंड करेगा तो उनको रिमूव करवाता है, डी असेंबली करवाता है, डी असेंबली। डी असेंबली के लिए जिम्मेदार है ये। जो अभी अपन ने पीछे एक लाइन लिखी थी, कर्व्ड ग्रोइंग एंड, ये देखो यहां पे देखो, ये मुड़े हुए जो है ना इस तरीके से, इनको बोलते हैं कर्व्ड ग्रोइंग एंड। एक और प्रोटीन है जो कि बाइंड करेगा इन्हीं के साथ में, और वो भी डी असेंबली करवाता है। इसका नाम है स्टेथमिन, या इसे कहते हैं OP18। ओपी का मतलब होता है ओंको प्रोटीन। ये कैंसर से रिलेटेड है, तो ओंको प्रोटीन नाम है इसका, OP18 ओंको प्रोटीन। बस ये ऐसे ही याद करने, डायग्राम तो इन्हें दिखा दिए। ये जो ग्रोइंग एंड होते हैं थोड़े से मुड़ जाते हैं, मुड़े हुए होते हैं, उनके साथ में ये जुड़ते हैं और उनको हटा देते हैं, डायमर को हटा देते हैं। तो ये हो गए अपने पास में माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ में जुड़ने वाले प्रोटीन्स।
अब बात करते हैं अपन मोटर प्रोटीन्स के बारे में। काइनेसिन एंड डाइनिन्स आर द माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन। मैंने आपको माइक्रोफिलामेंट में बताया था कि मोटर प्रोटीन क्या होता है, जो साइटोस्केलेटन के ऊपर चल सकता है उसको मोटर प्रोटीन कहते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट थे उसके लिए मायोसिन मोटर प्रोटीन थे। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए दो मोटर प्रोटीन है, काइनेसिन और डाइनिन। एक बात तो पहली ये याद रखना है कि जो काइनेसिन होता है, ये जैसे काइनेसिन 1 है, बहुत सारे काइनेसिन होते हैं, मैं सब बता दूंगा आपको। जो काइनेसिन होता है वो काइनेसिन लेके जाता है टुवर्ड्स प्लस एंड। देखो ये डायरेक्शन, ये एरो की डायरेक्शन देखो। काइनेसिन 1 किसी भी चीज को, कोई भी जिसका ये ट्रांसपोर्ट करता है उसको प्लस एंड की तरफ लेके जाएगा, और जो डाइनिन होता है वो नेगेटिव एंड की तरफ लेके जाता है। बस ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। काइनेसिन प्लस की तरफ, डाइनिन माइनस की तरफ लेके जाता है। इनकी स्ट्रक्चर्स को इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कौन सी डायरेक्शन में कौन लेके जा रहा है। फिर काइनेसिन के बारे में थोड़ा सा वैसे देख लो। जो काइनेसिन प्रोटीन्स है ये 14 नॉन प्रोटीन्स मिल चुके हैं अपने को इन ह्यूमन। काइनेसिन 1, काइनेसिन 2, काइनेसिन 3, इस तरीके से। और ह्यूमंस के अंदर 45 जीन्स होते हैं, 45 जीन्स इन ह्यूमन। ठीक है, तो ये काइनेसिन के बारे में थोड़ी सी बात बताई मैंने आपको। अब डाइनिन के बारे में बात करते हैं। जो डाइनिन प्रोटीन होता है वो माइनस एंड की तरफ लेके जाता है। इस डाइनिन प्रोटीन की एक खास बात देखो, जो प्रोटीन का एंड टर्मिनस है उस एंड टर्मिनस के आगे एक डोमेन होता है, ये है स्टेम डोमेन। फिर उसके बाद में एक डोमेन होता है, इसे कहते हैं लिंकर डोमेन। फिर उसके बाद में 6 डोमेन होते हैं, 1 2 3 4। 4 के बाद में एक डोमेन होता है, इसको कहते हैं स्टार्क डोमेन। फिर उसके बाद में एक और डोमेन है और ये COOH। ठीक है, जो स्टार्क डोमेन है वो डोमेन माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग डोमेन है। माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग डोमेन, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो 1 से लेके 6 तक डोमेन है, 1 to 6 डोमेन्स, इन डोमेन्स की एक खास बात याद रखना, ये डोमेन AAA रिपीट्स डोमेन है। AAA का मतलब एलानिन एलानिन एलानिन, 3 एलानिन हो गए ना, ये इस तरीके से AAA इनके अंदर पाया जाता है। तो बस आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। डाइनिन के बारे में, नेगेटिव एंड की तरफ लेके जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 डोमेन होते हैं, स्टेम, लिंकर एंड स्टार्क। जो स्टार्क डोमेन होता है वही माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ता है। जो 1 2 3 4 5 6 है वो AAA रिपीट डोमेन होते हैं। इनमें बहुत बार AAA, फिर AAA, 3 बार एलानिन एलानिन एलानिन, फिर बाद में वापस से ऐसे वापस ऐसे वापस ऐसे, ऐसे चलता रहता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ और चीजें समझते हैं रिगार्डिंग माइक्रोट्यूब्यूल वर्क। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, जब बन जाते हैं नेटवर्क के फॉर्म में, तो इनके ऊपर कौन सी चीज किधर जाती है। देखो एक छोटा सा डायग्राम है,
तो इसके अंदर इन जनरल और लॉजिकल चीजें छिपी हुई है, उनके ऊपर ध्यान देना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइम के साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ प्लस एंड होगा, और प्लस एंड की तरफ कौन लेके जाता है? काइनेसिन लेके जाता है। समझ में आई चीज आपको? उसी प्रकार जो सीक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं, इनको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ही जाना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ कौन लेके जाएगा? ये काइनेसिन लेके जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पिगमेंट्स, ये जो होते हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ गया, तो ज्यादा टेम्परेचर होगा तो पिगमेंट्स है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और जब टेम्परेचर कम होगा तो वो वापस सेंटर की तरफ चले जाएंगे। तो जो पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं उन पे दोनों मोटर प्रोटीन्स होते हैं, उनको दोनों मोटर प्रोटीन्स कैरी करते हैं दोनों डायरेक्शन में जरूरत के अनुसार। ऐसे ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इनकी कभी तो जरूरत है टुवार्ड्स पेरिफेरी और कभी जरूरत है टुवार्ड्स सेंटर, तो ये भी दोनों तरफ जाता है। अर्ली एंडोसोम पहले तो बन के जाता है बाहर की तरफ, फिर हो सकता है लेट एंडोसोम बन के अंदर की तरफ वापस आ जाए। तो इस तरीके से इनका चलता रहता है काम, कैसे किधर कौन मूव कर रहा है वो सब के सब। अब अपन बात करते हैं एक बार सीलिया के बारे में एंड फ्लैजिला के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीलिया या फ्लैजिला दोनों ही बेसल बॉडी नाम की स्ट्रक्चर से बनते हैं। यदि आप बेसल बॉडी को देखें तो उस बेसल बॉडी के नीचे भी क्या लगा हुआ है? गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। इस बेसल बॉडी को यदि आप टीएस कट करके देखोगे तो इसके सेंटर में एक प्रोटीन है जिसका नाम है सेंट्रल हब। सेंट्रल हब, सेंट्रल हब एक रेडियल स्पोक नाम के प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ट्रिपलेट से, रेडियल स्पोक। और ये जो ट्रिपलेट है इनमें से एक ए है, फिर बी है, फिर सी है। बेसल बॉडी के ऊपर ट्रांजिशन जोन आता है, और ट्रांजिशन जोन के ऊपर आता है एक्सोनीम। एक्सोनीम का मतलब होता है सेंटर ऑफ फ्लैजिला, सेंटर ऑफ फ्लैजिला, या सीलिया का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं एक्सोनीम। अब आप एक्सोनीम का टीएस कट करके देखोगे तो ये बड़ा सा दिखा रखा डायग्राम आपको एक्सोनीम वाला। एक्सोनीम के टीएस के अंदर आपको देखना है पेरीफ्री के ऊपर 9 डबलेट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 डबलेट है, और सेंटर के अंदर 2 सिंगलेट होते हैं। इसी को बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। अभी देखो और चीजें बताता हूं। जो डबलेट होते हैं वो आपस में नेक्सिन प्रोटीन की मदद से जुड़े रहते हैं, नेक्सिन से। हर डबलेट में बाहर की तरफ 3 डाइनिन और अंदर की तरफ 2 डाइनिन होते हैं। इनर आर्म और आउटर आर्म को देखो, बाहर की तरफ 3 और अंदर की तरफ 2 डाइनिन होते हैं। डाइनिन का काम है डाइनिन का काम है मूवमेंट कराने का, तो डाइनिन की वजह से ही मूवमेंट होती है। फिर ये रेडियल स्पोक प्रोटीन्स होते हैं, और डबलेट के अंदर ए ट्यूब्यूल और बी ट्यूब्यूल होती है। ये बेसिक सी स्ट्रक्चर होती है सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। तो ये इतना हो गया हमारे पास में रिगार्डिंग सीलिया एंड फ्लैजिला। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं एक बार। एक छोटी सी चीज और रह गई है, मैं आपको यहाँ एक बार बता देता हूँ। काइनेसिन की है तो काइनेसिन में ही बता देता हूँ। चलो देखो, एक होता है काइनेसिन 1,
और एक होता है काइनेसिन 2। ठीक है, काइनेसिन 1 एंड काइनेसिन 2 दोनों के दोनों इस तरीके की स्ट्रक्चर है, इनके एक तरफ तो हेड रहता है और दूसरी तरफ टेल रहती है। इसे बोलते हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर। एक काइनेसिन 5 आता है, काइनेसिन 5। काइनेसिन 5 एक डाइपोलर स्ट्रक्चर है। इसके दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा? हेड्स मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है काइनेसिन 1 एंड काइनेसिन 2 के बारे में। चलो अब आते हैं अपन अपने इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के ऊपर। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है वो क्या होते हैं? जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के बने हैं। दे आर मेड अप ऑफ वेरियस प्रोटीन्स, मेड अप ऑफ वेरियस प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स के मिलके बनते हैं, वेरियस प्रोटीन्स के। फिर उसके बाद में ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, मोर स्टेबल होते हैं देन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स। दे हैव ग्रेट टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है इनके पास, मतलब मजबूत होते हैं ये। और इनके पास में नो एटीपीएज या जीटीपीएज एक्टिविटी, ना तो एटीपीएज होते हैं ना जीटीपीएज। इनके पास में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, नो पोलैरिटी। ऐसी बातें तो मैं आपको छोटी मोटी बता चुका हूं उसके अंदर। फिर उसके बाद में ये एब्सेंट होते हैं इन प्लांट्स एंड फंजाई। और प्रेजेंट होते हैं इन एनिमल्स ओनली। प्लांट्स, फंजाई एंड इनके अंदर तो ये एब्सेंट होते हैं और एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जैसे हेयर्स हैं, नेल्स हैं, न्यूक्लियस है, बहुत सारी जगह है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ इंसेक्ट्स ओनली ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन न्यूक्लियस। और कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं लेमिन ए सी और एक होता है लेमिन बी। मैंने आपको लेमिन बताया था क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवलप में नीचे की साइड में, अंदर की साइड में होता है, उसको बोलते हैं लेमिन। अब इनका फॉर्मेशन समझो आप कैसे होता है। ये है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड जिसका नॉर्मल एन टर्मिनस सी टर्मिनस है, जैसे सबका होता है वैसे के वैसे होता है। जब ये पॉलीपेप्टाइड एक और जुड़ जाती है तो डायमर बनता है और ये कॉइल्ड कॉइल फॉर्म में होता है। जैसे बिजली का तार होता है ना, उसमें दो तार एक दूसरे के ऊपर लिपटे रहते हैं, उसे बोलते हैं कॉइल्ड कॉइल। तो उसकी तरह होता है ये। फिर ऐसे ही दो डायमर मिलते हैं तो टेट्रामर बनता है, और टेट्रामर मिलते हैं तो प्रोटोफिलामेंट बनता है, और प्रोटोफिलामेंट्स हैं वो मिलके बनाते हैं फिलामेंट्स। अब इनके अंदर ना कोई पॉजिटिव एंड है ना कोई नेगेटिव एंड है, और आप ये भी देख सकते हो कि ये एंड टू एंड नहीं जुड़ रहे हैं। ये एक जो डायमर है वो थोड़ा खिसका हुआ है पीछे और एक आगे।
ये देखो थोड़ा सा आगे निकला, इस तरीके की स्ट्रक्चर है। और ऐसी स्ट्रक्चर ब्लॉक के जैसे जुड़ती रहती है तो अपना हो जाता है एक फिलामेंट फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट फिलामेंट। In case of human genome, 70 different type of genes are present. ह्यूमन जीनोम के अंदर 70 जीन्स होते हैं। किसके? फॉर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्लियर? अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो कुछ, जैसे विनमेंटिन है उसकी स्ट्रक्चर है, लेमिन ए है उसकी स्ट्रक्चर है। लेमिन ए में इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक फोल्ड होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन से इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक फोल्ड होता है, तो इट इज लेमिन ए। इनके टाइप्स देखो, साइटोप्लाज्मिक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है वो टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कोई कोई से टिश्यू में है, कोई कोई से टिश्यू के अंदर है। देखो ये रहे आपके सामने, इनको रट लेना, किसी भी एग्जाम के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये यहां से सवाल आने के चांस होते हैं। इनको एक एक करके देख लेते हैं। देखो जैसे 5 टाइप होते हैं टोटल, उनमें से जो पहला और दूसरा टाइप है, ये दोनों टाइप होते हैं केराटिन के। ए एसिडिक, मतलब 1 है वो एसिडिक है, और जो सेकंड है वो बी से बेसिक है या न्यूट्रल भी हो सकता है। ऐसे याद करो, 1 2 है वो केराटिन है। अब इनमें से एक एसिड है एक बेस है। एसिडिक कौन है? फर्स्ट वाला। बेसिक कौन है? सेकंड वाला। कहां पाए जाते हैं? एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, नेल्स है, एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम जो है, हेयर्स, नेल्स, वहां पाए जाते हैं। एसिडिक, बेसिक। केराटिन्स को अपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रखा अच्छे से। ये सिस्टीन रिच होते हैं, इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, तो इनकी बेल्डिंग, वो जो बताया था ना मैंने आपको, कर्ल हेयर और स्ट्रेट हेयर वाला कॉन्सेप्ट, वहां से है। अब इंपॉर्टेंटली जो टाइप 3 होते हैं, इन टाइप 3 के अंदर कई सारे आते हैं, जैसे विनमेंटिन, डेस्मिन, ग्लियल फाइब्री एसिडिक प्रोटीन और पेरीफेरिन। विनमेंटिन प्रेजेंट है फाइब्रोब्लास्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड अदर टाइप ऑफ सेल्स में। डेस्मीन्स है वो मसल सेल्स में पाया जाता है, ग्लियल नाम से ही है, ग्लिया सेल्स के अंदर। और पेरीफेरिन है वो पेरीफेरल न्यूरॉन्स में पाया जाता है। जो 4th क्लास होती है वो न्यूरोफिलामेंट्स की है। न्यूरोफिलामेंट्स नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ये न्यूरोफिलामेंट एल का मतलब लाइट, एम का मतलब मीडियम, और एच का मतलब हैवी। इस तरीके से ये सारे न्यूरॉन्स के अंदर पाए जाते हैं। एक है अल्फा इंटरनेक्सिन और एक नेस्टिन है, ये स्टेम सेल्स में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेस्टिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो पाए जाते हैं स्टेम सेल्स के अंदर। और 5वीं कैटेगरी आती है न्यूक्लियर लेमिन्स की, जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ये देखो न्यूक्लियर पोर की स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करी थी, अभी फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियर पोर के अंदर न्यूक्लियस की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके नीचे ये लेमिन बिछा हुआ है पूरा का पूरा। ये वाला पार्ट है ना, ये प्रोटीन पूरा, दिस इज लेमिन, लेमिन प्रोटीन। अब इस लेमिन प्रोटीन को, एक प्रोटीन है सन प्रोटीन, एक प्रोटीन है काश प्रोटीन, ये दोनों मिलकर लिंक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये लिंक कॉम्प्लेक्स आउटर साइड में जो साइटोसोलिक फेस की तरफ जो साइटोस्केलेटन है उससे जोड़ने का काम करता है। तो ये आपको इतना सा याद रखना है। अब लास्ट बात करते हैं बैक्टीरियल होमोलॉग्स ऑफ यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स। बैक्टीरियल प्रोटीन्स homologous to eukaryotic cytoskeleton
प्रोटीन। इसमें कौन कौन आएगा देखो, जैसे एक्टिन प्रोटीन है, वो जो एक्टिन प्रोटीन है उसके जैसे प्रोटीन होते हैं मरबी और एक एमबीएल प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करते हैं, लेंथ ऑफ सेल डिसाइड करते हैं। फिर एक और होता है एक्टिन का ही होमोलोगस, इसे बोलते हैं पार एम, और ये पार एम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है। फिर उसके बाद में एक ट्यूबुलिन प्रोटीन का सगा संबंधी है, इसे बोलते हैं FTSZ। जो FTSZ है ये सेप्टा फॉर्मेशन में काम आता है, सेप्टा फॉर्मेशन। तो बस आपको ये इतना सा याद रखना है बैक्टीरिया के बारे में। बाकी बैक्टीरिया के अंदर वैसे तो साइटोस्केलेटन होता नहीं है, ठीक। तो ये पूरा साइटोस्केलेटन कंप्लीट।